वेलकम टू माय चैनल। आज हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तैयारी करेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसे तैयार किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आमतौर पर जो इलेक्ट्रोलाइट का जो सोल्यूशन है और इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन मिसाल के तौर पर देखें जी, एक कॉपर सल्फेट या कोई सोडियम सल्फेट है, यानी कोई भी सल्फेट हो सकता है, उसका ये सोल्यूशन है। अब इन सोल्यूशन में से क्या होता है कि अब ये सोल्यूशन जो है, इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रोड अटैच है, कोई भी सोल्यूशन है और इसके साथ ये दो इलेक्ट्रोड अटैच हैं, एक पे नेगेटिव और एक पे पॉजिटिव चार्ज है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, इनको बैटरी के साथ जोड़ दिया जाता है। ये इलेक्ट्रोड एक पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसे एनोड कहते हैं, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, और जो नेगेटिव सिरा होता है उसे कैथोड कहते हैं, और जहाँ पे रिडक्शन का अमल होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसे काम करता है? बैटरी को इलेक्ट्रिक जो है, बैटरी के ज़रिए से इलेक्ट्रिक चार्ज दिया जाता है, और ये जब इलेक्ट्रिक चार्ज बहता है तो फिर क्या होता है कि जो इसके अंदर आइंस होते हैं वो मुतलका इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं। मिसाल के तौर पर एनाइन नेगेटिव चार्ज होते हैं। एनाइन क्योंकि नेगेटिव होते हैं तो वो किसकी तरफ जाएंगे? एनोड की तरफ। यानी एनोड की तरफ कौन जाएगा? एनाइन जाएंगे। एनाइन क्या करेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन दे देंगे, यानी इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, जैसे सोडियम बन जाएगा, और प्लस वो 1 इलेक्ट्रॉन या वो दे देंगे, यानी इस पर ऑक्सीडेशन का अमल होगा। और इसके तरह ऑक्सीडेशन का अमल, जबकि कैटाइंस जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैथोड की तरफ जा रहे होते हैं, और ये जो कैटाइंस होते हैं फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हासिल करते हैं, जिसके नतीजे में यहाँ पे रिडक्शन का अमल होता है। मिसाल के तौर पर जो क्लोराइड आइन है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर दे देगा, या यहाँ पे देखें क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो मतलब ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन है। अगर यहाँ पे सोडियम मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो फिर सोडियम ने क्या किया, उसने रिडक्शन की। अब ये देखेंगे यहाँ पे बन गया जी सोडियम, तो सोडियम ये कोई मेटल बन जाती है, तो यहाँ पे रिडक्शन का अमल हो रहा है। तो इसमें बैक वक्त ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शंस होते हैं। पानी की बात करें तो पानी की इलेक्ट्रोलाइसिस, खालिस पानी जो है वो कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट है, और ये कम हद तक आइंस में तहलील होता है। खालिस पानी जो एक कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट है, और ये कम हद तक आइंस में तहलील होता है। पानी में मौजूद हाइड्रोजन आइन और हाइड्रोक्सिल आइन दोनों बनते हैं। देखें, ये हाइड्रोजन आइन बना, और साथ में जो हाइड्रोक्सिल आइन है, ये दोनों बनते हैं, यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल है इससे हाइड्रोजन आइन भी बनते हैं और हाइड्रोक्सिल आइन भी बनते हैं। तो हाइड्रोक्सिल आइन जो हैं वो बना देंगे यहाँ पे वाटर, और साथ में O2 बना देंगे, यानी ऑक्सीजन भी बनाएंगे। तो इनकी जो मोलर कंसंट्रेशन होती है वो 10 की पावर -7 होती है। किस चीज़ की? हाइड्रोजन की तादाद। और जो हाइड्रोक्सिल आइन की तादाद है वो भी 10 की पावर -7 होती है, जिसको हम सिंपली pH कहते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे जब एसिड मिले पानी में, यानी कि जब पानी के अंदर एसिड डाल दिया जाता है, मिसाल के तौर पर H2SO4 ऐड कर देते हैं वाटर के अंदर, या फिर HCl ऐड कर देते हैं, यानी कोई भी हम एसिड ऐड कर देते हैं, तो फिर ये हाइड्रोजन आइन और हाइड्रोक्सिल आइन और हाइड्रोजन आइन बन जाती हैं। तो जो OH नेगेटिव है, अब ये ज़ाहिरी बात है कि किसकी तरफ जाएगा? ये एनोड की तरफ जाएगा, यानी पॉजिटिव की सिरे की तरफ, और जो H पॉजिटिव है वो उस कैथोड की तरफ जाएगा, और कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव होता है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव को कनेक्ट करेगा, जिससे क्या होगा कि ये एक तो हाइड्रोजन गैस बनाएंगे और साथ में ये ऑक्सीजन गैस बनाएंगे। इसी तरह इसे पानी की इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। अब यहाँ पे जो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी, एनोड पर कैसे ऑक्सीडेशन होगी कि एनोड क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो क्योंकि ये नेगेटिव चार्जेस है, नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ जाएंगे? एनोड की तरफ जाएंगे, और ये वाटर में तब्दील हो जाएंगे, और साथ में ऑक्सीजन, और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन, यानी उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब 4 इलेक्ट्रॉन कौन वसूल करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन जब वो हाइड्रोजन वसूल करेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे कैथोड पर रिडक्शन हो जाएगी, और ये मुकम्मल हम इस तरह देख सकते हैं।
गल्वेनिक सेल की बात करें तो गल्वेनिक सेल के अंदर कौन से रिएक्शंस होते हैं? स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो करंट पैदा करते हैं। यानी गल्वेनिक सेल ये बेस करता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस पर। इनको क्या नाम देते हैं? इनको वोल्टेक सेल भी कहते हैं। इसकी डैनियल सेल की मिसाल है। डैनियल सेल क्या होता है कि ये दो सेल्स पर मुश्तमिल होता है। गल्वेनिक सेल जिसको हम डैनियल सेल कहते हैं, ये 2 सेल्स पर मुश्तमिल होता है और इसे हाफ सेल कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें जी, एक कॉपर है, ये एक बीकर है, बीकर के अंदर यहाँ पे एक कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है CuSO4। Cu2SO4 ये कॉपर है और यहाँ पे देखें तो ये जिंक है। अब ये CuSO4 यानी कॉपर बनता है और यहाँ पे ZnSO4 ये जिंक का एक सोल्यूशन है। अब इसमें 1 मोलर सोल्यूशन बनाया गया, 1 मोल सोल्यूशन के अंदर इन 2 इलेक्ट्रोड को डुबोया गया। यहाँ पे देखें एक कैथोड वाला इलेक्ट्रोड है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है और एक एनोड है जिस पे नेगेटिव चार्ज है। अब क्योंकि ये इसमें डैनियल सेल है तो डैनियल सेल को सबसे पहले वोल्टन A17 वो 45 में पैदा हुआ, 1827 में डेथ हुई। इटली का रहने वाला ये एक तबियात है जिसने 1800 में एक इलेक्ट्रिक सेल बनाने की वजह से वो मशहूर हुआ और हर हाफ सेल में 1 मोलर जो है वो सोल्यूशन जो है वो उसके अंदर डिबोया जाता है और दोनों हाफ सेल को फिर तार के ज़रिए से, ये देखें एक पोटेंशियल मेजरमेंट डिवाइस से और साल्ट ब्रिज के ज़रिए से जब वो कनेक्ट किया जाता है। अब इसका जो सेल का जो बायां हिस्सा है वो जिंक के साथ है, यानी ये वाला जो हिस्सा ये बायां है और ये जो है हिस्सा ये दाएं है। अब एक हिस्सा जो है एक हिस्सा जो है वो जिंक है, यानी बायां हिस्सा जो है वो जिंक है और ये जो दायां हिस्सा है ये कॉपर की तरफ इशारा कर रहा है, यानी Cu2 पॉजिटिव की तरफ। इसमें फिर क्या होता है कि कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है वो डिबोया गया है तो कॉपर इलेक्ट्रोड पर है और साल्ट ब्रिज एक हरूफ तहाजी यानी यू शक्ल की शीशे की ट्यूब होती है, यू शक्ल की, और जब हम किसी ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन उसके अंदर भरते हैं तो एक जेलीनुमा मादे से वो रोका गया होता है, यानी एक हाईली इलेक्ट्रोलाइट है, यानी ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट का एक सोल्यूशन उसके अंदर भरा होता है और ये सोल्यूशन जो है वो एक जेलीनुमा मादे से ये रुका होता है और इसमें ट्यूब के जो सिरे होते हैं वो मसामदार होते हैं जिनमें से जो साल्ट ब्रिज होते हैं ना, कि जो आइंस होते हैं वो माइग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि ये ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट होता है और ये क्या कर सकता है कि ये आइंस को इधर उधर मुंतकिल कर सकता है। सेल का तरीकाकार क्या होता है कि जिंक जो है कॉपर मेटल से इलेक्ट्रॉन खारिज करता है, यानी जिंक क्या करेगा, कॉपर मेटल से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा। तो जिंक जैसे इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा तो ये Zn2 पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो इसे ऑक्सीडेशन कहते हैं और ये हाफ सेल पे हो रहा है। और दूसरे जो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन बैरूनी सर्किट के ज़रिए, यानी उस जो यू शक्ल की एक है ना उसके ज़रिए से क्या होगा, जिसको क्या नाम देते हैं जी इसे साल्ट ब्रिज कहते हैं। इसके थ्रू से फिर इलेक्ट्रॉन जाएंगे जी, आइंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन हासिल करके उस पर जमा होते जाएंगे, यानी सोल्यूशन के अंदर जो कॉपर आइंस है ना वो इलेक्ट्रॉन हासिल करेंगे। ये देखें कैथोड पर, ये तो एनोड पर अमल हुआ था ना, अब कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगी जिसमें जो कॉपर आइंस हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन वसूल करेंगे। ये वही 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऑक्सीडेशन के नतीजे में एनोड पर हाफ सेल से बने थे। अब यही 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कॉपर हासिल करेगा और यहाँ पे कॉपर प्योर फॉर्म में बन जाएगा। ये रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। अब ये मेथड है, उसके बाद है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। अगर हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तो ये मुकम्मल सेल होता है और जबकि गैल्वेनिक सेल ये 2 हाफ सेल पर होता है। ये बैटरी से जुड़ा होता है और ये साल्ट ब्रिज के ज़रिए जुड़ा होता है। इस पर एनोड पर पॉजिटिव होता है जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और इसमें एनोड पर नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, जबकि ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसमें एनोड पर पॉजिटिव होता है, जबकि जो चार्ज कैथोड पर होता है वो नेगेटिव होता है, जबकि यहाँ पर कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं, इसमें खुद ब खुद वक़ूफ़ पज़ीर होते हैं और जिसके नतीजे में
करंट पैदा होता है। अब उसके बाद पिघले हुए सोडियम क्लोराइड से जो सोडियम मेटल कहते हैं अमलगम। अब इस अमलगम को आमतौर पर दांतों में भरा जाता है और ये संबंधित पैमाने पर जो सोडियम मेटल है ये सोडियम क्लोराइड से तैयार होता है। सोडियम क्लोराइड को असल में पानी में मिक्स करके तैयार किया जाता है बराइन। ठीक है, बराइन जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस में से गुजारा जाता है और इसको सर्कुलर फर्नेंस कहते हैं। मतलब ये कि ये क्या होती है, सर्कुलर फर्नेंस होती है और इसमें बिल्कुल यहाँ पे दरमियान में एक ग्रेफाइट लगा होता है। यहाँ पे क्या होता है, दरमियान में एक ग्रेफाइट होता है और ऊपर यहाँ पे एक फनल टाइप होती है जो कि ऑक्सीजन के अखराज करने के लिए यहाँ पे ये कार्बन का एनोड होता है, यानी ये वाला हिस्सा जो है वो एनोड नाम है। अब ये हिस्सा एनोड पे होगा और जिसे कार्बन एनोड कहते हैं, यानी कार्बन ग्रेफाइट होता है। और यहाँ पे इसमें से क्या निकलती रहती है, जो ऑक्सीजन गैस है ना वो निकलती रहती है। और जबकि यहाँ पे सोडियम मेटल जमा होते रहते हैं जिसे अमलगम कहते हैं। और यहाँ पे मोल्टन NaCl जो है वो मिक्स किया जाता है कि इसके साथ वाटर के साथ जो मिक्स होता है। अब जो इसके दरमियान ग्रेफाइट का बड़ा सा एक टैंकर टुकड़ा लगा होता है जो एनोड के तौर पर काम करता है। अच्छा, ये जो है कार्बन ग्रेफाइट है तो ये किसके तौर पर काम करेगा, ये एनोड के तौर पर। जबकि इसके गिर्द जो आयरन है वो का कैथोड होता है, जबकि इसके इर्द गिर्द जो है वो आयरन का कैथोड होता है। यानी ये वाला जो आयरन है ये है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये क्या होगा, आयरन का कैथोड होगा। पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड यानी NaCl जो है वो आइंस पैदा करता है, यानी कि वो डिकम्पोज हो जाता है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आइंस में तब्दील हो जाता है। और फिर ये इलेक्ट्रोड्स को स्टील की जाली पर के ज़रिए से अलग रखा जाता है। यानी यहाँ पे क्या होता है, ये शीट जाली होती है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड चले जाता है और इलेक्ट्रोड को स्टील की जाली के ज़रिए अलग किया जाता है। जबकि प्रोडक्ट्स आपस में मिल ना सकें तो क्लोराइड आयन जो है वो एनोड से खारिज हो जाएंगे। ये देखो, ये जो क्लोराइड आयन है ना ये क्या करते हैं, इनमें से अलग अलग हो जाते हैं एनोड पर जो का यानी कि जो अब देखें जी, ये एक सर्कुलर फर्नेस है और इसके गिर्द जो कार्बन ग्रेफाइट का एक ये देखें ना, ये एनोड है और इस जगह पे यहाँ पे ये जो है ये सारा ये आयरन कैथोड होता है। ये वाला सिरा क्या हो गया, ये है सिरा आयरन कैथोड। थोड़ा सा ब्राइट कलर यूज़ करते हैं जी। अच्छा जी, ये सब जो है आयरन कैथोड है और ये एनोड के तौर पर काम करता है, यानी ये कैथोड के तौर पर, ये एनोड के तौर पर काम करेगा। उसके बाद जो सोडियम क्लोराइड है ना इसके आइंस पैदा होते हैं, जिन जैसे ही इस पे जो सोडियम क्लोराइड गिरेगा तो सोडियम क्लोराइड आइंस में तब्दील हो जाएगा। वो आपको बेसिकली पता भी है कि जो सोडियम आयन होते हैं और क्लोराइड आयन ये कैसे अलग हो जाते हैं। अब देखें जैसे यहाँ पे है कि ये सोडियम क्लोराइड बन रहा है, ये देखें ये Na पॉजिटिव बन रहा है और यहाँ पे ये Cl नेगेटिव बन रहा है। अब एनोड पर जो हाफ सेल है रिएक्शन कैसे होगा कि जो क्लोराइड आयन है या क्लोराइड आयन जो अलग हो गए थे वो क्या बन जाएंगे, क्लोरीन गैस बन जाएंगे, यानी Cl नेगेटिव ये तब्दील हो जाएगा जी Cl2 में और यहाँ पे बाकी 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। अब जो Cl2 है ये रिलीज़ हो जाएगा। अब ये कहाँ से रिलीज़ होगी गैस, ये देखें ये यहाँ से इधर से ये CO2 गैस Cl2 जो गैस है वो रिलीज़ हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एक स्टील की जाली भी होती है छोटी सी, जो स्टील की जाली है ना ये जो सोडियम है उसको क्लोरीन से मिलने नहीं देती, वरना इनके दरमियान रिएक्शन हो सकता है। अब उसके बाद जो दूसरा जो हिस्सा है उस पर क्या होगा कि जो सोडियम आयन बने थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन ले लेना और ख़ुद को रिड्यूस कर देना है कि सोडियम मेटल बन जाएगा। अब ये सोडियम मेटल को अलग कर लिया जाता है। उसके बाद अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की तैयारी करना चाहें, सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर सनदी पैमाने पर, तो सनदी पैमाने पर ये कास्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कास्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हम हासिल कर सकते हैं
सोडियम कास्टिक सोडियम में थोड़ी सी फ़र्क है, पानी का फ़र्क है, .10H2O या .5H2O, बाकी सारा यही होता है, यानी कि NaOH होता है। तो ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर ये जो कास्टिक सोडा है, ये अगर हमने पैमाने पे तैयार करना है तो हम क्या करेंगे कि सोडियम क्लोराइड को पानी में हल करेंगे, तो जिसे ब्राइन कहते हैं, और फिर उसको हम ये एक आप तस्वीर में देख रहे हैं कि ये तस्वीर में एक सेल है, ठीक है। सेल को हम अगर देखें तो इस जगह पे ये वाला हिस्सा स्टील का बना होता है, ये सारा हिस्सा, यानी ये हिस्सा जो है वो स्टील का एक बड़ा टैंक होता है। अब इस टैंक के अंदर एक बीकर रखा होता है और इस जगह पे यहाँ पे सारा ये परफोरेटेड होता है, यानी मसामदार। इस मसामदार को हम क्या कहते हैं? सुराखदार आयरन कैथोड कहते हैं। इस सिरे को क्या नाम देते हैं? सुराखदार आयरन कैथोड, ये वाला हिस्सा, यानी ये सुराखदार जो भी होगा ये सारा क्या होगा? ये आयरन कैथोड के तौर पर काम करेगा। इस तरह बेशुमार सुराख होंगे और इसके दरमियान में क्या होगा? ग्रेफाइट होगी इसके अंदर, ये वाला है, यह आपको नज़र आ रही है, ये सारा क्या है? ये सारा हिस्सा जो है ना ग्रेफाइट है। अब एक स्टील टैंक के जिसमें यू शक्ल के आयरन के जो सुराखदार कैथोड के मरकज़ में ग्रेफाइट लटका होता है। आयरन कैथोड के अंदर एक एस्बेस्टस डायाफ्राम लगा होता है इसके अंदर, यानी एस्बेस्टस क्या है? एक शीट होती है। एस्बेस्टस क्या है? एक उसके दरमियान में यहाँ पे क्या होती है? इस जगह पे एक शीट होती है। इस शीट की वजह से ना सारा जो ब्राइन है वो नीचे नहीं गिर पाता, बल्कि जब इनके दरमियान जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके बाद जो है वो ब्राइन तब्दील हो जाता है किसके अंदर? NaOH के अंदर। तो NaOH फिर ये देखें थोड़ा थोड़ा करके ऐसे नीचे गिरता रहता है और इस जगह पे NaOH सोल्यूशन जो है वो जमा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कैच बेसन कहते हैं। यानी कैच बेसन के अंदर जो जमा हो जाता है। नेल्सन सेल के काम करने का तरीका देखें तो नेल्सन सेल के अंदर पूरा एक मिक्सचर बन जाएगा किस चीज़ का? इसके अंदर मिक्सचर बन जाना है जी सोडियम आयन का, क्लोराइड आयन का, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन का। अब ये आयन्स फिर अपने अपने मुतलका इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाएंगे। अब जो इलेक्ट्रोलाइसिस किस तरह होगी कि जो क्लोराइड आयन अलग हो गए थे, अब क्लोराइड आयन के पास जो इलेक्ट्रॉन था उसने देकर यहाँ पे Cl2 गैस बन जानी है और इसने इलेक्ट्रॉन देने। अगर इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये क्या हो गया? ये है ऑक्सीडेशन का अमल। और फिर इस जगह पे एक सुराख होता है जहाँ से ये क्लोरीन गैस जो है वो अलग हो रही है, यानी इसके ज़रिए से, इस सुराख के ज़रिए से क्या होगा कि जो क्लोरीन गैस है उसका अखराज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हाइड्रोजन का क्या बनेगा और जो बाकी चीज़ें उसका। यहाँ पे देखें कि जो हाइड्रोजन है और हाइड्रोक्सिल ने तो सोडियम के साथ जुड़ जाना है। सोडियम क्या करेगा? सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन ये आपस में मिलकर क्या बना देंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमारा एक मतलूबा हिस्सा है। और उसके बाद जो हाइड्रोजन है ना, इसने हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना देना है? हाइड्रोजन गैस। और ये हाइड्रोजन गैस भी रिलीज़ हो जाएगी यहाँ से, इस जगह से हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाएगी, इस जगह से क्लोरीन गैस, और बाकी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बचेगा वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के ज़रिए से जो गुम्बदनुमा हिस्सा है उसकी तरफ बुलंद होता है और जो हाइड्रोजन आइंस होते हैं वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। हाइड्रोजन गैस फिर पाइप के ज़रिए से बाहर निकल जाती है और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं वो जाली से छीन कर, यानी छन कर वो बेसन में जमा हो जाते हैं, जिसे कैच बेसन कहते हैं। अब उसके बाद क्रोजन और बचाव का तरीका। क्रोजन किसे कहते हैं? कि किसी भी मेटल का जो इर्द गिर्द का माहौल है, यानी कोई भी इर्द गिर्द का माहौल है और वो मेटल की वजह से क्या हो रहा है? वो मेटल के क्रूड होने की वजह बन रहा है, यानी इर्द गिर्द के माहौल की वजह से। इर्द गिर्द का माहौल उस मेटल पर अफेक्ट पड़ रहा है। मिसाल के तौर पर अगर एक बाहर गाड़ी खड़ी है और वो लोहे की बनी हुई है तो लोहे की वजह से वो जंग लग जाएगा। तो क्रोजन को हम असल में जंग लगना कहते हैं। मतलब जंग क्यों लग गया? देखें, जैसे ही मेटल को हम हवा में और नमी में रखते हैं तो उसके नतीजे में उस पर जंग लग जाती है। तो लोहे को जंग लगना, ये क्रोजन एक आम इस्लाह है जिसमें आयरन के
क्रोजन के अमल को जंग लगना कहते हैं। आयरन के क्रोजन के अमल को जंग लगना कहते हैं। आयरन को जंग लगने के लिए हवा में नमी होना भी एक लाजमी शर्त है, और इसको हम केमिस्ट्री के रूप पर पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर आयरन पर कोई धब्बे या कोई खराशियाँ लग जाती हैं तो इसमें उन्हें मौका फराहम हो जाता है कि भाई कोई एनोडिक रीजन है। कौन सा रीजन है? एनोडिक रीजन। अब एनोडिक रीजन में क्या होगा कि जो आयरन है उसने क्या करना है? इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देने हैं। अब आयरन ने जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दिए, Fe2 पॉजिटिव बना। अब इलेक्ट्रॉन खारिज होने के बाद उसको नुकसान पहुंचना शुरू होता है। कैसे कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस आयरन शीट में आज़ादाना हरकत कर रहे होते हैं। अब वो जो पानी की कंसंट्रेशन होती है क्योंकि वो ज़्यादा होती है जहाँ पे, तो ये मकाम क्या होगा कि कैथोड का काम करेगा। ये मकाम बतौर कैथोड का काम करेगा ना अगर पानी है तो। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हाइड्रोजन आयंस की मौजूदगी में ऑक्सीजन मालिक्यूल को रिड्यूस करेगा। अब इसकी मिसाल बेसिकली हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजन है, ठीक है, उसने रिएक्ट किया किसके साथ? हाइड्रोजन आयन के साथ, और 4 इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी में तो वाटर मालिक्यूल बना। यानी इलेक्ट्रॉन खारिज होने की वजह से नुकसान पहुंचता है। जब पानी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये मकाम बतौर कैथोड के तौर पर काम करेगा। यानी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन पानी में ज़्यादा होगी और वो कैथोड के तौर पर वो फिर क्या हासिल करेगा? हाइड्रोजन आयन। तो वहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन है वो की मौजूदगी में ऑक्सीजन मालिक्यूल को रिड्यूस करेंगे। यानी ऑक्सीजन मालिक्यूल क्या करेगा कि इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर मालिक्यूल बना देंगे। हाइड्रोजन आयंस जो हैं कार्बोनिक एसिड पैदा करते हैं। कार्बोनिक एसिड का फार्मूला क्या है? H2CO3। ये फार्मूला, ये पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से बनता है, और यही वजह है कि तेज़ाबी अशिया जंग लगने के अमल को ज़्यादा कर देती हैं। अब उसके बाद जो यूं बनने वाली जो अशिया हैं वो आयरन आयंस पानी में ज़्यादा फैल जाते हैं। अब जो आयरन्स हैं ये क्या करेगा? पानी में तो फैल जाएगा। जो कि Fe2O3 जो क्या बनाएगा? जो कि Fe2O3 यानी कि जो Fe2O3 इसके साथ ये क्या होगा कि वो बांड बना लेगा, जैसे जिसे जंग कहते हैं। ये रिडॉक्स रिएक्शन है। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक है क्रोजन से बचाव, धब्बों का खात्मा। आयरन पर मौजूद जो धब्बे होते हैं ये जंग लगने की वजह बनते हैं। अगर आयरन की सतह को अच्छी तरह से क्लीन किया जाए, साफ़ किया जाए, तो फिर उसके बाद धब्बों का जो खात्मा किया जाए तो उसको जंग लगने से महफूज बचाया जा सकता है। रंग और ग्रीस का इस्तेमाल। अगर आयरन की सतह पर ग्रीस लगाएंगे या कोई रंग करने से इसको जंग को महफूज किया जा सकता है। तो ऐसे भी पेंट्स तैयार किए गए हैं जो स्टेबलाइज़र होते हैं। ये आयरन को तोड़ फोड़ करते हैं और जंग लगने से बचाने के लिए मौसमी असरात से महफूज रखते हैं। यानी ये स्टेबलाइज़र होते हैं, ये क्या करते हैं? ये लोहे को तोड़ फोड़ और जंग लगने से मौसमी असरात से बचाते हैं। एलॉइंग क्या है? एलॉय क्या होता है कि किसी एक मेटल का दूसरी मेटल या जो नॉन मेटल के साथ कोई मिक्सचर बना देना। यानी एक मेटल है, दूसरी नॉन मेटल है, तो आपस में मिक्सचर बना दिया और इस तरह एक आयरन का एलॉय बन जाता है, जो जंग आलूदगी के ख़िलाफ़ कामयाबी तकनीक साबित हुआ है। यानी ये एक कामयाबी तकनीक है, ये कामयाब तकनीक है। मिसाल के तौर पर स्टेनलेस स्टील है जो आयरन, क्रोमियम और निकल का मिक्सचर है। स्टेनलेस स्टील किस चीज़ का मिक्सचर है? आयरन, क्रोमियम और निकल का मिक्सचर होता है। अगर हम मेटेलिक कोटिंग की बात करें तो मेटल को जंग लगने से बचाने के लिए जो है वो दूसरी मेटल्स की कोटिंग है। मिसाल के मेटल्स को जंग लगने से बचाने के लिए ना जिंक, टिन और क्रोमियम की कोटिंग की जाती है। कौन कौन से? जिंक, टिन और क्रोमियम की कोटिंग की जाती है। ये तरीक़ाकार वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पे खुराक को डब्बों में पैक किया जाता है और आयरन के डब्बों को ज़्यादा देर तक महफूज रखने के लिए ऊपर टिन की तह चढ़ाई जाती है। कौन सी टिन? टिन की तह किसके गिर्द? आयरन के डब्बों के गिर्द, जिससे इसको हम काफ़ी अर्से तक खुराक को महफूज कर सकते हैं। आगे हैं वो कौन कौन से तरीके हैं जिन्हें इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं कि जो जंग लगने के अमल को रोक सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टॉपिक है उसको हम अभी कवर करेंगे। तो वस्सलाम।